Chapters 901 Transplanting, 902 Heavily Developing, 903 Joining Eastern Sea, 904 Star Thought Chapter Start, Chapter 901 Transplanting Immortal Aperture, Relocating Blessed Land। फैंग युआन ने फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू किया। गू फॉर्मेशन चार्ट पर दी गई लोकेशंस के हिसाब से उसने स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट की मदद से स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के 8 फॉर्मेशन कोर्स ढूंढ लिए और वहां एक एक करके करस्पॉन्डिंग इमोर्टल गू रख दिए। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में स्पेस पथ के डाउ मार्क्स कम द, इसलिए लैंड स्पिरिट टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। 8 फॉर्मेशन कोर्स के बीच का डिस्टेंस बहुत अलग अलग था, कुछ पास द तो कुछ बहुत दूर। इस काम में फैंग युआन को काफी टाइम लग गया। जब तक उसने सब कुछ सेट किया, आधा दिन बीत चुका था। इस स्टेप के बाद फैंग युआन, जो हमेशा सतर्क और सावधान रहता था, उसने उन 8 फॉर्मेशन कोर्स को दोबारा आराम से चेक किया। जब कंफर्म हो गया कि कोई इशू नहीं है, तो फैंग युआन अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस आया और चुने हुए स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश को अपने इमोर्टल एपर्चर में रख लिया। उसके ऑर्डर्स पर स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट ने ब्लेस्ड लैंड का एंट्रेंस खोल दिया। फैंग युआन बाहर अर्थ अबिस में निकल आया। ब्लेसड लैंड के दरवाजे रोशनी से चमक रहे थे, लेकिन ये रोशनी सिर्फ थोड़ी सी जगह तक ही फैल सकती थी। अर्थ अबिस के अंदर काफी अंधेरा और शांति थी। यह अर्थ अबिस का एक बहुत गहरा हिस्सा था, यहां तक कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राची सेक्ट्स में से एक, एंशिएंट सोल सेक्ट, ने भी अभी तक इतनी गहराई तक एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन भले ही यहां कोई इंसान ना हो, यहां अनेकों छुपे हुए डेसोलेट बीस्ट्स और यहां तक कि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी थे। ये जगह बहुत खतरनाक थी। टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं था। फैंग युआन ने स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश को बाहर निकला। स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश का साइज एक आम व्हेल जितना था, लेकिन वो दिखने में एक कार्प जैसी थी। उसका शरीर नीले फिश स्केल से ढका हुआ था। उसकी पीठ से हड्डियां बाहर निकली हुई थी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ फैली हुई थी। फैंग युआन ने छोटे गू फॉर्मेशन चार्ट के हिसाब से 4 इमोर्टल गू स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश के शरीर पर लगा दिए। एक उसके मुंह में, एक उसकी पीठ पर एक खास हड्डी में, एक उसकी बाईं आंख में और आखिरी वाला उसके पेट में। भले हाई स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश काफी बड़ी थी, वो स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के सामने कुछ भी नहीं थी। फैंग युआन को अपना अरेंजमेंट पूरा करने में बस थोड़ा ही वक्त लगा। उसने फिर से सब कुछ आराम से चेक किया, जिसके बाद फैंग युआन ने कंफर्म किया 12 के 12 इमोर्टल गू सही जगह पर लग चुके थे। उसने इस एरिया के आसपास अनेकों मॉर्टल गू फैलाना शुरू कर दिए, यहां तक कि एक 2 इमोर्टल गू भी थे जो उसने बाहर फेंके, जिससे एक पावरफुल गू फॉर्मेशन तैयार हो गया। इसके बाद आखिरकार वो ब्लेस्ड लैंड को रिलोकेट करने के सबसे क्रूशियल मोमेंट पर आ गया था। फैंग युआन ने मेथड को आराम से फॉलो किया। उसने बचे हुए 4 इमोर्टल गू को एक्टिवेट किया। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के दरवाजे धीरे धीरे बैंड हो गए और हवा में ही गायब हो गए। फैंग युआन का पूरा शरीर एक चमकदार पीली रोशनी से चमकने लगा। भले ही पीली रोशनी बहुत ब्राइट थी, लेकिन उस देखने में आंखों को तकलीफ नहीं हो रही थी। वो एक बहुत ही हल्का और गर्म रंग था। 17 सांस लेने के वक्त के बाद रोशनी धीमी होने लगी और फैंग युआन की दोनों आंखें में इकट्ठा हो गई। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और अपने मन में सोचा। अगले हाइपैल, एक हल्की पीली रोशनी की किरण उसकी दाईं आंख से निकली और वेल साइज्ड स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश से टकराई। स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश का शरीर कांप उठा। उसके शरीर पर जो छोटा गू फॉर्मेशन था वो एक्टिवेट हो गया और लाल रोशनी से चमकने लगा। इस लाल रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश ने लाल रंग का कवच पहन लिया हो। पूरी की पूरी स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश एक पत्थर की तरह सख्त हो गई और बिल्कुल नहीं हिली, जैसे वो एक मूर्ति हो। फैंग युआन कुछ देर तक जोर जोर से सांस लेता रहा, फिर एक पीली रोशनी की किरण उसकी बाईं आंख से निकली और सीधे स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड की छिपी हुई लोकेशन में जा घुसी। रोशनी के पिलर के असर से स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड बाहर खींच गया और एक नीले रंग के रोशनी के गोले में बदल गया। नीला रोशनी का गोला सिर्फ एक बड़े मटर के दाने जितना था, जो यूएस विशाल वेल जैसी स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश के सामने एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। जिस पैल स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड यूएस में अब्जॉर्ब हुआ, फैंग युआन के इमोर्टल एपर्चर में मौजूद ग्रीन ग्रेप इमोर्टल एसेंस एक खौफनाक स्पीड से खत्म होने लगा। फैंग युआन की बाईं आंख बड़ी मुश्किल से घूमी, अपने साथ यूएस पीले रोशनी के पिलर को भी घुमाते हुए। पीला रोशनी का पिलर इस नीले रोशनी के गोले को खींचता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और वो स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश जो अब एक पत्थर की मूर्ति जैसी हो गई थी, वो भी फैंग युआन की दाईं आंख के साथ आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे ब्लेस्ड लैंड के पास जाते हुए। रंबल,
जमीन कांपने लगी और धरती हिल गई। रोर रोर रोर, अंधेरे में छुपे अनेकों खतरनाक जानवर घबराहट और गुस्से में दहाड़ने लगे। एक ब्लेस्ड लैंड के रिलोकेशन से आसमान और धरती की में जरूर ही तेज हलचल होती है। अबिस की गहराइयों में एक शक्तिशाली भूकंप पहले ही बनने लगा था। फैंग युआन ने इन छोटी मोटी डिटेल्स की परवाह नहीं की और अपना पूरा कंसंट्रेशन स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश और स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड पर लगा दिया। एक विशाल पत्थर उसके सर पर आकर गिरा, लेकिन उसके पहले से सेट किए गए मेथड्स ने उस रोक लिया। फैंग युआन को विश्वास था कि अगर डेसोलेट बीस्ट्स ने अटैक भी किया तो वो कुछ देर तक टिक सकता है। उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया था जहां कुछ देर तक उस कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। जैसे कि वो दो बड़े पहाड़ों को हिला रहा हो, फैंग युआन की ईंट की पुतलियां धीरे धीरे घूम रही थी। इस वक्त उसका शरीर और आत्मा दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। दोनों रोशनियों के एक दूसरे से टच होने के बाद ज्यादा वक्त नहीं बीता था, लेकिन फैंग युआन के लिए जैसे एक साल गुजर गया हो। जिस पैल स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड और स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश एक दूसरे से टकराए, फैंग युआन अचानक रिलैक्स हो गया, जैसे उसने कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। फैंग युआन के ध्यान से अरेंज किए गए इमॉर्टल गू फॉर्मेशंस ने इस पैल एक बहुत क्रूशियल रोल निभाया। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर घर लौट रहा हो या कोई चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ रही हो, उसने स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश के शरीर में आराम से अपनी जगह बना ली और उसके अंदर एक इमॉर्टल एपर्चर में बदल गया। यही वो मेथड था जिसे लंग या लैंड स्पिरिट ब्लेस्ड लैंड्स को रिलोकेट करने के लिए इस्तेमाल करता था। एक डेसोलेट बीस्ट या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट होना जरूरी था जिसमें ब्लेस्ड लैंड को एक अपर्चर की तरह ट्रांसप्लांट किया जा सके। उसके बाद डेसोलेट बीस्ट या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट इस इमॉर्टल एपर्चर को अपने साथ कहीं भी ले जा सकता था, लेकिन इस ट्रांसफर के प्रोसेस में वक्त बहुत कम होता था। वो डेसोलेट बीस्ट या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट जिसके अंदर इमॉर्टल एपर्चर होता था, वो अपने अंदर कोई दूसरा इमॉर्टल एपर्चर नहीं ले सकता था और ना ही कोई इमॉर्टल गू इस्तेमाल कर सकता था, वरना उसके शरीर पर लगे इमॉर्टल गू फॉर्मेशन के काम पर असर पड़ता। स्पेसिफिक सिचुएशन ये थी, फैंग युआन इस स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश को अपने इमॉर्टल एपर्चर में स्टोर करके तेजी से मूव नहीं कर सकता था। साथ ही वो उसकी मदद के लिए कोई दूसरा इमॉर्टल गू या इमॉर्टल किलर मूव भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उस सिर्फ स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश की अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर हाई डिपेंड करना था ताकि वो तैरकर दूसरी जगह जा सके। आखिरकार भले हाई एक इमॉर्टल एपर्चर स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश के अंदर था, ये बड़े और छोटे इमॉर्टल गू फॉर्मेशंस की मदद से बड़ी मुश्किल से किया गया था। जरा सा भी बहरी असर गू फॉर्मेशन को कोलैप्स कर सकता था और न सिर्फ ब्लेस्ड लैंड का रिलोकेशन फेल हो जाता, बल्कि इस्तेमाल किए गए इमॉर्टल गू भी नाश हो सकते थे। लेकिन इतना बड़ा डिसएडवांटेज भी इस मेथड की विशाल कीमत को छुपा नहीं सकता था। इस रिलोकेशन मेथड को बनाने वाला लॉन्ग हेयर एंसेस्टर नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जो हिस्ट्री में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर जितना हाई फेमस था। उसका नाम था ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जू। गू इमॉर्टल्स की लंबी हिस्ट्री में वो रिफाइनमेंट पाथ के 3 सुप्रीम ग्रैंड मास्टर्स में से एक थे, रिमोट एंटिक्विटी एरा के एक लेजेंड। एपर्चर्स और इमॉर्टल एपर्चर्स पर उनकी रिसर्च और समझ उनके वक्त से बहुत आगे थी। उन्हीं की कोशिशों की वजह से 10 एक्सट्रीम फिजिक्स वाले लोग आगे बढ़कर गू इमॉर्टल्स बन पाए और सुपर ग्रेट ब्लेस्ड लैंड्स बना पाए। ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए ने ब्लेस्ड लैंड्स को रिलोकेट करने के इस इमॉर्टल किलर मूव को इमॉर्टल एपर्चर ट्रांसप्लांटेशन मेथड का नाम दिया था। आज तक ये सबसे ज्यादा कोर इमॉर्टल गू वाला इमॉर्टल किलर मूव था जो फैंग युआन ने देखा था। फिर भी 16 कोर इमॉर्टल गू वाला ये इमॉर्टल किलर मूव सिर्फ एक अधूरा इमॉर्टल किलर मूव था। ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए का शुरुआती आइडिया एक गू इमॉर्टल के इमॉर्टल एपर्चर को एक डेसोलेट बीस्ट या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट के शरीर में परफेक्टली ट्रांसप्लांट करना था, अभी की सिचुएशन की तरह नहीं, जहां उन्हीं डुगू फॉर्मेशंस पर डिपेंड करना पड़ रहा था और बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च करके दोनों को बड़ी मुश्किल से जोड़ना पड़ रहा था, और वो भी सिर्फ थोड़े वक्त के लिए। जब लॉन्ग हेयर एंसेस्टर को ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए की ये इनहेरिटेंस मिली, उसने भी ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए के रिसर्च रिजल्ट से इसे पूरा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गया। इंकमन विजडम पाथ गू इमॉर्टल यियान की जांच के बाद लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने पाया कि इस अधूरे इमॉर्टल किलर मूव की वैल्यू पहले ही हैरान कर देने वाली थी। गू इमॉर्टल्स इसका इस्तेमाल मारे हुए गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर्स को रिलोकेट करने के लिए कर सकते थे। वक्त गुजरता गया और दुनिया में बड़े बदलाव आए। फ्लैट अनेकों सालों बाद फैंग युआन को इससे फायदा हो रहा था। चलो वहां चलो, फैंग युआन ने स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इमॉर्टल एपर्चर ट्रांसप्लांटेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस की वजह से
स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश की स्पीड ओरिजिनल स्पीड से आधी से भी कम थी और उसके शरीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, जैसे वो अपनी पीठ पर एक पहाड़ उठाकर चल रही हो। इस वजह से हर बार ब्लेस्ड लैंड को रिलोकेट करने की दूरी सीमित हो जाती थी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड को मूव किया था, लेकिन वो पिछली लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यही एक वजह थी कि फैंग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को मूव नहीं किया। खुशकिस्मती से अर्थ अबिस एक बहुत अच्छी छिपने की जगह है, इस लेयर के एक्सपोज होने और डेवलप होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। मेन स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को एक भरोसेमंद कैंप की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं रिप्लेनिश और रिकूपरेट करने के लिए। इसके अलावा मुझे इमॉर्टल एपर्चर ट्रांसप्लांटेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस पता हैं, लेकिन दूसरों को नहीं। जब ही लूलंग को स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड नहीं दिखेगा तो शायद वो सोचेगी कि ब्लेस्ड लैंड नाश हो गया। आखिरकार ब्लेस्ड लैंड्स को रिलोकेट करने का कॉन्सेप्ट गू इमॉर्टल्स के कॉमन नॉलेज से बहुत आगे है। इस तरह फैंग युआन स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश को अर्थ अबिस में आगे ले जाने लगा। जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो नेचुरली एक बहुत ध्यान से बनाए गए मैप के हिसाब से था, जिसे पहले ही बहुत सारे टेस्ट्स और प्रोबिंग से गुजारा गया था। वो अर्थ अबिस में और गहरा जाता रहा और बहुत सारे डेसोलेट बीस्ट से बचता रहा। डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स के टेरिटरीज के बीच की खाली जगहों में फैंग युआन धीरे धीरे स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश के साथ आगे बढ़ता रहा। फैंग युआन की मंजिल स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड की ओरिजिनल लोकेशन से 3 लेयर्स नीचे थी, लेकिन 2 लेयर्स नीचे जाने के बाद फैंग युआन की किस्मत ने साथ छोड़ दिया और वो एक डेसोलेट बीस्ट, एक आंख वाले विशाल बंदर से टकरा गया। एक आंख वाला बंदर बहुत हाई एनर्जेटिक था और अक्सर अर्थ अबिस में इधर उधर घूमता रहता था। जब उसने स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश को देखा तो वो जोश में उसका पीछा करने लगा। फैंग युआन की इस एक आंख वाले विशाल बंदर के साथ एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वो बड़ी मेहनत से स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश की सुरक्षा बनाए रख रहा था, लेकिन आखिर में फैंग युआन के पास कोई बैटलफील्ड किलर मूव ना होने की वजह से वो एक आंख वाले विशाल बंदर की मूवमेंट को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाया और आखिरकार उनके लोकेशन तक पहुंचने से पहले ही उस बंदर ने स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश को बुरी तरह घायल कर दिया। स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश इमॉर्टल एपर्चर को उठाए हुए बहुत कमजोर थी। वो पहले ही अपनी पूरी ताकत आगे बढ़ने में लगा रही थी, इसलिए उसके पास वापस हमला करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं थी। फैंग युआन ने आखिरकार यूएस कमबख्त एक आंख वाले विशाल बंदर को भगा ही दिया, लेकिन स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश पहले ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी और आगे नहीं बढ़ सकती थी। शुक्र है इमॉर्टल गू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या मुझे लंग या को इतना कॉम्पनसेट करना पड़ता कि मैं कंगाल हो जाता। हालत चेक करने के बाद फैंग युआन का भारी मन थोड़ा हल्का हुआ। ये बदकिस्मती में भी एक किस्मत की बात थी। जब हालत ऐसी हो ही गई थी तो फैंग युआन के पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड को वहीं आसपास रख दिया। जिस पैल इमॉर्टल एपर्चर को हटाया गया, स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और मांस और खून के एक ढेर में बदल गई, यहां तक कि उसकी बीस्ट सोल भी गायब हो गई। यह इमॉर्टल एपर्चर ट्रांसप्लांटेशन मेथड की जरूरी कुर्बानी थी और फैंग युआन को यह पहले से पता था। अगर स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश घायल ना भी होती तो मंजिल पर पहुंचने के बाद वो थकान से मर जाती। स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड सफलतापूर्वक रिलोकेट हो गया था, एक बिल्कुल नए एरिया में छिपा हुआ। ये सारी मेहनत सफल हुई। चैप्टर 902 हेविली डेवलपिंग स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड। फैंग युआन ने स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड में एंटर किया। रिलोकेशन की वजह से स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड की हेवन एंड अर्थ की पर बहुत बुरा असर पड़ा था। ब्लेस्ड लैंड में तेज भूकंप आ रहे थे। जब स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड को जमीन पर रखा गया और उसने आसपास से अनंत अर्थ की को अब्जॉर्ब करना शुरू किया, तब जाकर वो स्टेबल हुआ और भूकंप रुक गए। इस वक्त फैंग युआन ने जब नजर दौड़ाई तो पूरा विशाल लैंडस्केप दर आयरन और गड्ढों से भरा हुआ था। जल रही आग से काला धुआं उठ रहा था। फैंग युआन का दिल थोड़ा बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली। ये ऐसी चीज थी जिसका उसके पास कोई इलाज नहीं था, क्योंकि इमॉर्टल एपर्चर को ट्रांसप्लांट करने के लिए वो डू इमॉर्टल गू फॉर्मेशंस के एक्टिवेशन को बीच में नहीं रोक सकता था। इसलिए भले हाई फैंग युआन के पास इमॉर्टल गू वाले मेथड्स द वो स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड पर कोई डिफेंसिव या प्रोटेक्शन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने एक बार फैंग युआन को इस बारे में बताया था। लंग या ब्लेस्ड लैंड का नुकसान फैंग युआन के स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड से कहीं ज्यादा था, इसलिए आमतौर पर ब्लेस्ड लैंड को रिलोकेट नहीं किया जाता था। लैंड स्पिरिट कहाँ है? फैंग युआन ने आवाज लगाई। स्टारफॉर्म लैंड स्पिरिट की ईंट लाल थी
उस समझ नहीं आ रहा था कि उसका मास्टर मूव क्यों करना चाहता था। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट के गाइडेंस में फैंग युआन ने स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का इंस्पेक्शन करना शुरू किया। सबसे पहले यूज स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के 4 रेवेन्यू सोर्सेस को चेक करना था: एरो बैम्बू फॉरेस्ट, ब्रोकन स्टार लेक, मीटेराइट पिट और स्टार फ्रैगमेंट ग्रास फील्ड्स। ब्रोकन स्टार लेक का पानी एक बड़ी दरार के साथ बह रहा था। झील के नीचे सीवीड के ढेर लगे हुए उसमें अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था, वो पूरी तरह से सूखा नहीं था। लैंडस्केप एज बिफोर, फैंग युआन ने इमॉर्टल गू निकला और उसमें अपना इमॉर्टल एसेंस डाला। लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू से एक सफेद रोशनी निकली जो ब्रोकन स्टार लेक के ऊपर फैल गई। तुरंत ही ब्रोकन स्टार लेक के नीचे की जमीन ठीक हो गई, झील का पानी भर गया और वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। लेकिन सीवीड के नुकसान से आने वाले वक्त में स्टार रिवर गू के प्रोडक्शन पर कुछ समय के लिए असर जरूर पड़ेगा। पानी के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ सीवीड और पानी के पौधे तैर रहे थे। झील के नीचे जो ओरिजिनल पैलेस था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। लैंडस्केप एज बिफोर इंसानों द्वारा बनाई गई इमारतों जैसी चीजों को रिस्टोर नहीं कर सकता था, लेकिन इस झील के अंदर जो मछलियों के झुंड, कीड़ों के झुंड और गू ग्रुप्स थे, वो भूकंप से नहीं मारे थे। फैंग युआन ने उन्हें बहुत पहले हाईहू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में मूव कर दिया था। फैंग युआन का इमॉर्टल एपर्चर एक डेड लैंड था, जीवित प्राणी वहां ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। उसके बाद फैंग युआन एरो बैम्बू फॉरेस्ट, मीटेराइट पिट और स्टार फ्रैगमेंट ग्रास फील्ड्स को चेक करने गया। उसकी उम्मीद से परे एरो बैम्बू फॉरेस्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ था। एरो बैम्बू फॉरेस्ट के बगल में 2 लंबी दरारें थी, वो बस फॉरेस्ट के किनारे को छूकर निकल गई थी। ये सच में बाल बाल बचने वाली बात थी। एरो बैम्बू फॉरेस्ट स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का सबसे बड़ा प्लांटेशन था। फैंग युआन ने वहां से ज्यादातर रिसोर्सेज पहले हाई कलेक्ट करके हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में रख लिए थे। ये सोचना कि एरो बैम्बू फॉरेस्ट इस संकट से बच गया, ये सच में एक अच्छी किस्मत थी। लेकिन मीटेराइट पिट और स्टार फ्रैगमेंट ग्रास फील्ड्स इतने लकी नहीं थे। मीटेराइट पिट को भारी नुकसान हुआ था, उस पहचानना भी मुश्किल हो गया था। जहां तक स्टार फ्रैगमेंट ग्रास फील्ड्स की बात है, आग की वजह से कुछ हिस्सा जलकर राख हो गया था। एक नज़र में वो एक बंजर जमीन लग रही थी। लैंडस्केप एज बिफोर के असर से मीटेराइट पिट नॉर्मल हो गया और यहां तक कि स्टार फ्रैगमेंट ग्रास फील्ड का टेरेन भी रिस्टोर हो गया था। लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू सच में बहुत यूजफुल है। इसके साथ मेरा नुकसान कम से कम 80% तक कम हो गया। और क्योंकि मैंने पहले ही अपने ज्यादातर रिसोर्सेज मूव कर दिए थे, स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को आखिर में सिर्फ मामूली नुकसान हुआ, भले ही यहां इतनी बड़ी तबाही हुई थी। फैंग युआन ने आसपास देखते हुए सोचा। उसने लैंडस्केप एज बिफोर का इस्तेमाल करके स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के लैंडस्केप को रिस्टोर किया, लेकिन उसमें बहुत सारा ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस खर्च हो गया। उसने सब कुछ रिपेयर नहीं किया, उसने जमीन में कुछ दरारें वैसे ही छोड़ दी। यूज अचानक एक आइडिया आया, शायद मैं इस मौके का इस्तेमाल कर सकता हूं और जमीन की दरारों को नदियों के चैनल्स में बदल सकता हूं। एक ऐसा नेटवर्क बना सकता हूं जो पूरे स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में फैल जाए। लेकिन स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का टेरेन यूनिक है, इसको सच करने के लिए मुझे विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके इस पर सोचना पड़ेगा। इसके बाद फैंग युआन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया और लंग या लैंड स्पिरिट के पास गया और इमॉर्टल गू यूज वापस कर दिए। लैंग या लैंड स्पिरिट ने कलेक्ट्रल के तौर पर रखे हुए इमॉर्टल गू फैंग युआन को वापस करते हुए कहा, अगर तुम्हें और कुछ रिलोकेट करना हो तो तुम फिर से मेरे पास आ सकते हो। आखिरकार उसने अभी अभी एक मोटी रकम कमाई थी। थोड़े ही समय में उसने 2000 से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमा लिए थे। लैंग या लैंड स्पिरिट ने आगे कहा, अगर तुम मेरे लंग या सेक्ट को ज्वाइन कर लो और एक सुप्रीम एल्डर बन जाओ तो फ्यूचर में जब तुम अपना ब्लेस्ड लैंड रिलोकेट करोगे तो मैं तुम्हें इमॉर्टल गू उधार लेने पर एक बड़ा डिस्काउंट दे सकता हूं। मैं इस बारे में सोचूंगा, फैंग युआन ने बेमानन से जवाब दिया। वो सिर्फ लंग या लैंड स्पिरिट से फायदा उठाना चाहता था, वो इनहेरी मेन के साथ बंधना नहीं चाहता था। एक बार उसने ज्वाइन कर लिया तो वो वहां से जा नहीं पाएगा, वो अपनी आज़ादी खो देगा। वो ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलती नहीं करेगा। इसके बाद फैंग युआन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया और ताई बाइयून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर में गया और लैंडस्केप एज बिफोर यूज वापस कर दिया। इमॉर्टल एपर्चर में फैंग युआन ने ताई बाइयून शेंग से ईस्टर्न सी की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा। ताई बाइयून शेंग ने यूज बताया कि सोंग यीशी और बाकी लोग यूज हर जगह ढूंढ रहे थे, इस वजह से कुछ लोग ताई बाइयून शेंग के पास भी आए थे। हालात देखकर लगता है हमारा रिश्ता जल्दी हाई एक्सपोज हो जाएगा, फैंग युआन बड़बड़ाया।
मेरा सुझाव है कि तुम शार्क डेमन से कांटेक्ट करो और ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन कर लो। ज़ॉम्बी अलायंस पर डिपेंड करके तुम इस आफत से निपट सकते हो। टाई बायू शेंग ने कहा। फैंग युआन टेंशन में नहीं था, उसका प्लान बहरी प्रेशर से अनअफेक्टेड था। उसने अपना सर हिलाया। अभी वक्त नहीं आया है। यूलू ब्लेस्ड लैंड पर अगले अटैक में अभी 10 दिन से ज्यादा हैं। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड, दासियों दिन बाद। जमीन के नीचे की गुफा। विजडम की रोशनी में नहाते हुए फैंग युआन ने अपनी ऊँगली खोली और एक सांस में गंदी हवा बाहर छोड़ दी। न आखिरकार फिर से फैल हो गया। वो बड़बड़ाया और धीरे से खड़ा हो गया। वो एक छोटे से मशरूम स्टंप पर बैठा हुआ था जिसे वो स्टूल की तरह इस्तेमाल करता था। लेकिन ऐसे छोटे स्टंप्स अब बहुत कम ही बचे थे। अभी जमीन के नीचे की गुफा एक विशाल जी फॉरेस्ट बन चुकी थी। ये लिंगजी पहले से बहुत अलग थे। न सिर्फ वो लंबे और मोटे दर, बल्कि उनका रंग लाल था। ये हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड की 7वीं अर्थली कैलेमिटी, ब्लड पॉइजन कैरियर फ्लावर्स की वजह से हुआ था। इस मौके की वजह से आम जी फॉरेस्ट एक ब्लड जी फॉरेस्ट बन गया था। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड की मिट्टी पहले जी फॉरेस्ट के उगने के लिए आदर्श नहीं थी, लेकिन अब ये ब्लड जी फॉरेस्ट बन गया था और यहां बहुत अच्छी तरह से उग सकता था। लेकिन इस जी फॉरेस्ट को फैलने और एक असली फॉरेस्ट बनने में 1 या 200 साल लग जाते, जिसमें वो और जगह बनाता और मिट्टी और पत्थरों को साइड करता। फैंग युआन को इस ब्लड जी फॉरेस्ट से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला था। पिछले कुछ दिनों से फैंग युआन ना सोया था ना आराम किया था। वो अपनी पूरी कोशिश स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को डेवलप करने में लगा रहा था। एक बार उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के कॉलेप्स के पीछे वही था। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड को छोड़ना पड़ेगा और तब स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड उसका एकलौता बेस बन जाएगा। इस वक्त तक अगर फैंग युआन अभी भी एक इमोर्टल ज़ॉम्बी रहा और रिवाइव नहीं हुआ, तो स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का रोल फैंग युआन के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसकी वैल्यू और उस बहुत ज्यादा होगी। इसलिए फैंग युआन का फोकस अब हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड से हटकर स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड पर शिफ्ट हो गया था। जहां तक स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को डेवलप करने के प्लान की बात है, फैंग युआन ने विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके इस बारे में दासियों दिन पहले ही सोच लिया था। अपने पहले के इंस्पिरेशन के मुताबिक वो स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में एक विशाल रिवर सिस्टम बनाएगा। असल प्लान डिडक्शन के बाद और भी ग्रैंड था। पूरा वाटर रिवर सिस्टम सिर्फ जमीन पर नहीं होगा, वो आसमान को भी इसमें शामिल करेगा। वो एक विशाल 3 डायमेंशनल रिवर सिस्टम बनाने जा रहा था। इसमें स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के यूनिक टेरेन का इस्तेमाल किया गया था। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के बीच में एक गड्ढा था, जबकि किनारे ऊंचे उसका शेप एक कटोरी जैसा था। अगर वो सिर्फ जमीन पर एक रिवर सिस्टम बनाता तो सारा पानी सेंटर की तरफ बीता। लेकिन अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो सेंटर का पानी आसमान में खींचा जाता। वो ब्लेस्ड लैंड के किनारों की तरफ बीता और पानी के बहने के लिए एक ग्रैंड सिस्टम बनाता। जहां तक आसमान में नदियां बनाने के तरीके की बात है, फैंग युआन ने सबसे सस्ता और आसान मेथड डिड्यूस कर लिया था, और वो था क्लाउड सॉइल। क्लाउड सॉइल का इस्तेमाल लैंग या लैंड स्पिरिट ने भी लंग या ब्लेस्ड लैंड के आसमान में जबरदस्ती एक क्लाउड कॉन्टिनेंट बनाने के लिए किया था। फैंग युआन का इरादा क्लाउड सॉइल का इस्तेमाल करके कई रिवर चैनल्स बनाने का था। इन नदियों के किनारे उपजाऊ क्लाउड सॉइल पर अनेकों स्टार फ्रैगमेंट ग्रास उगेंगे। जिस मिट्टी में स्टार फ्रैगमेंट ग्रास यूजीटीए था वो क्लाउड सॉइल थी। स्टार लॉर्ड वैन शियांग के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने उन्हें काली मिट्टी में उगाया था, क्योंकि उसके पास बल्क में क्लाउड सॉइल खरीदने के लिए फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं थी। लेकिन स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का एनवायरनमेंट स्टार फ्रैगमेंट ग्रास के उगने के लिए बहुत सूटेबल था। इस वजह से स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में स्टार फ्रैगमेंट ग्रास की ग्रोथ रेट हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड से भी ज्यादा थी। फैंग युआन का प्लान बहुत खूबसूरत था, लेकिन हकीकत कड़वी थी। फैंग युआन के पास बहुत बड़े अमाउंट में फंड्स की कमी थी। उसने अभी 2000 इमोर्टल एसेंस स्टोन्स जमा किए थे, लेकिन वो उसने लंग या लैंड स्पिरिट को दे दिए थे। इसलिए इन दिनों वो सिर्फ स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में चारों रेवेन्यू सोर्सेस को रिपेयर कर सकता था। एरो बैम्बू फॉरेस्ट अपनी सबसे अच्छी कंडीशन में उग चुका था। बड़ी मात्रा में मून वेल वाटर के इस्तेमाल से हल्का सा धुंध छोड़ रहा था। मीटेराइट पिट और ब्रोकन स्टार लेक पूरी तरह से रिस्टोर हो चुके थे। स्टार फ्रैगमेंट ग्रास फील्ड्स ज्यादा ट्रबलसम थे, लेकिन फैंग युआन के किलर मूव स्प्रिंग स्टार रेन को कई बार इस्तेमाल करने के बाद वो भी तेजी से उग रहे थे। जब से यूज स्टार पाथ इनहेरिटेंस मिली थी और उसने स्टार शूट इमोर्टल गू हासिल किया था, स्प्रिंग स्टार रेन एक इमोर्टल किलर मूव बन गया था। उसका असर पहले से दासियों गुना बेहतर था। जहां तक ड्रैगनफिश,
एरी फायर ड्रैगन पाइथन्स, रिग्रेटफुल स्पाइडर्स और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर डांग माउंटेन की बात है, उन्हें अभी तक वहां मूव नहीं किया गया था। पहली बात, उस अभी जगह को डेवलप करना था और ड्रैगनफिश को रिलोकेट करने से पहले एक प्रॉपर वाटर फ्लो सिस्टम फाइनलाइज करना था। दूसरी बात, स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड जल्द ही अपनी हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाला था। स्टार लॉर्ड वैन शियांग स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन को एक्सप्लोर करने के लिए इतना बेचैन क्यों था? वो इसलिए क्योंकि हेवनली ट्रिब्यूलेशन नजदीक आ रही थी। वो एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था जिसने एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन पास कर ली थी और जल्द ही दूसरी का सामना करने वाला था। क्योंकि उसने सॉन्ग जीजिंग से लड़ाई की थी और बुरी तरह घायल हो गया था, उसने ट्रिब्यूलेशन से बचने का कॉन्फिडेंस खो दिया था। स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन का राज एक्सपोज करना पड़ा और शीले को अपने साथ स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन एक्सप्लोर करने के लिए खींचना पड़ा। फैंग युआन अभी भी इस सोच में था कि क्या हेवनली ट्रिब्यूलेशन आने से पहले इन सारे रिसोर्सेस को वहां से हटा देना चाहिए। गुफा से बाहर निकलकर फैंग युआन डांगो पलस वापस आ गया। गु यू फैंग झेंग, जिसे तब से बंदी बनाकर रखा गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी किस्मत से हार मान ली हो। उसकी ईंट खोखली थी और वो जेल के सेल में बिना हिले डुले बैठा था। साफ था, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट द्वारा यूज मारने की कोशिश का सच और उसके मास्टर लॉर्ड स्काई क्रेन का यूएस पर कब्जा करने की कोशिश करना, ये उसके लिए बहुत ही झटके वाली खबरें थी। अपनी आदत के मुताबिक फैंग युआन उसके सामने खड़ा हुआ और कुछ शब्द कहे। गु यू फैंग झेंग बिल्कुल नहीं हिला, उसका चेहरा भावहीन था, जैसे उसने एक शब्द भी ना सुना हो। चैप्टर 903 जॉइनिंग ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस। फैंग युआन को कोई जल्दी नहीं थी। जब तक गु यू फैंग झेंग खाना खा रहा था, इसका मतलब था कि उसके अंदर जीने की इच्छा अभी भी थी। रही बात उसके माइंडसेट को बदलने की और उसके नजरिए को बदलने की, ताकि फैंग झेंग फैंग युआन को बेहतर नजर से देखे, ये एक लंबा प्रोसेस था, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद फैंग युआन एक दूसरे सीक्रेट रूम में आया और डान फैंग चैंग फैन की आत्मा को चेक किया। उसके पास अब कई इमॉर्टल्स की आत्माएं थी, डोंग फैंग चैंग फैन, फेदरमन गु इमॉर्टल जेंगलिंग, स्नोई माउंटेन काजू सोंगजी और ईस्टर्न सी का अकेला कल्टिवेटर याओ गेपी। पिछले कुछ दिनों से स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को डेवलप करने के अलावा वो इन आत्माओं को सर्च कर रहा था। ए फ्लैट तक उसने उन सब की आत्माओं को सर्च कर लिया था और उस काफी फायदा हुआ था। लेकिन जो चीज सच में फैंग युआन को और ज्यादा की चाहत दे रही थी, वो थी डोंग फैंग चैंग फैन की आत्मा। वक्त वक्त पर फैंग युआन उसकी आत्मा को सर्च करता था। इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। सोल सर्च के बाद डोंग फैंग चैंग फैन की आत्मा अचानक बोली, मेरी यादें तुमने अनेकों बार पढ़ी हैं, लेकिन हाल ही में जब भी तुम सोल सर्च करते हो, तुम हमेशा मेरी आत्मा में बैटलफील्ड किलर मूव्स को डिसमेंटल करने से जुड़ी यादों को चेक करते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई इनहेरिटेंस मिली है या तुम्हारा सामना किसी ऐसे मजबूत दुश्मन से हुआ है जिसके लिए तुम्हें एक बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ना पड़ रहा है। डोंग फैंग चैंग फैन की बातों पर फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ। उसने साफ साफ जवाब दिया, सही कहा। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारी विजडम पाथ इनहेरिटेंस पढ़ रहा हूं, खासकर बैटलफील्ड किलर मूव्स को सॉल्व करने की डिटेल्स। अपने अनुभव और तुम्हारी यादों को मिलाकर मुझे हर बार काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। सोल सर्चिंग एक किताब पढ़ने जैसा था, बस फर्क यह था कि आप आत्मा में मौजूद यादों को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे किताब पढ़ते वक्त होता है, हर छोटी से छोटी डिटेल को आसानी से याद रखना नामुमकिन था। एक पूरी सोल सर्च करना किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ने जैसा था। आपको किताब के कंटेंट्स के बारे में पता चल जाता। लगातार रिवीजन करने से आप इंफॉर्मेशन को गहराई से समझ पाते और उससे और ज्यादा नॉलेज हासिल करते। डोंग फैंग चैंग फैन की आत्मा मुस्कुराई, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? मैं असल में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम तो विजडम पाथ में अभी नए हो, तुम कितना भी रिवाइज कर लो और पढ़ लो, जो फायदा तुम्हें हो सकता है वो लिमिटेड है। जबकि मेरा विजडम पाथ अटेनमेंट बहुत ज्यादा है, बस तुम मुझे एक शरीर दे दो, मैं तुम्हारे लिए डिडक्शंस कर पाऊंगा और सॉल्यूशन सोचने में तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा आइडिया है ना? तुम इन्फॉर्मेशन पाथ के मेथड्स इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल कर सकते हो, मैं तुम्हारा सबसे काबिल असिस्टेंट बनूंगा। आइडिया तो वाकई अच्छा है। फैंग युआन ने सर हिलाया, वो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, भूल जाओ। सिर्फ एक आत्मा बचने के बाद भी तुम हार नहीं मान रहे हो, लगता है मैंने तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाया है। फैंग युआन की मुस्कान एक खौफनाक हंसी में बदल गई। उसकी मर्जी से दासियों गु वॉर्म्स हरकत में आ गए और एक्टिवेट हो गए। डोंग फैंग चैंग फैन की आत्मा जोर से कांपने लगी, पूरा सेल उसकी दर्द भरी चीखों से गूंज उठा।
ये सजा 2 घंटे तक चली। आत्मा में होने वाला दर्द शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा होता है। डोंगफेंग चैंगफेन को यकीनन एक अच्छा सबक मिल गया था। जाहिर है फैंग युआन ने वहां अपना वक्त बर्बाद नहीं किया, वो बहुत पहले ही वहां से निकलकर दूसरे सीक्रेट रूम्स में चला गया था। एक रूम में रैंक 7 फेदरमैन गु इमॉर्टल जेंग लिंग की आत्मा थी, दूसरे रूम में जू सोंगजी की आत्मा थी। भले ही ये दोनों गु इमॉर्टल्स जिंदा रहते हुए विजडम पाथ गु इमॉर्टल्स नहीं थे, उनकी यादों में भी बैटलफील्ड किलर मूव से जुड़ी जानकारी थी। भले ही उनके पास विजडम पाथ टेक्निक्स नहीं थी, एक विंड पथ का था और दूसरा स्नो पथ का, उनके पास बैटलफील्ड किलर मूव से निपटने के अपने अलग तरीके थे। ये यादें फैंग युआन के लिए रेफरेंस के तौर पर काफी काम की थी। गौर करने वाली बात यह थी कि दोनों की आत्माओं को फैंग युआन पहले ही कई बार सर्च कर चुका था। जू सोंगजी की आत्मा से फैंग युआन को पता चला कि उसने स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड में एक खजाना छोड़ रखा था। उसकी पहाड़ की चोटी पर कुछ स्नोमेंद और स्नोपाइन से जुड़े हुए पौधे भी थे, लेकिन फैंग युआन उन्हें लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ओल्ड एंसेस्टर जूहू की काबिलियत का कोई अता पता नहीं था। फैंग युआन को वेगली फेमिलियर फेस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वो फेरी लीशन को जू सोंगजी की मौत के बारे में भी नहीं बता सकता था। क्यों? क्योंकि फेरी लीशन और जू सोंगजी दोनों स्नोई माउंटेन के मेंबर्स वो साथी थे। ये जानने के बाद कि फैंग युआन ने जू सोंगजी को मारा है, भले हाई फेरी लीशन फैंग युआन से ना उलझती, यूज अलायंस एग्रीमेंट के कारण ओल्ड एंसेस्टर जूहू को इन्फॉर्म करना ही पड़ता। वहीं जेंग लिंग की आत्मा से भी फैंग युआन को कुछ फायदा हुआ। यूज जेंग लिंग से एक कंप्लीट विंड पाथ इनहेरिटेंस मिली, साथ हाई इमॉर्टल किलर मूव हेवनली विश और इमॉर्टल गू हाउस, सेक्रेड फेदर सिटी और फेदरमैन के ग्रीन हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड के बारे में कीमती जानकारी भी मिली। ये दुनिया बहुत बड़ी थी, वहां बहुत सारे रिसोर्सेज थे। जब फैंग युआन को इसके बारे में पता चला तो उसके मुंह में पानी आ गया। भले हाई यूज ग्रीन हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड के नज़ारों के बारे में पता था, इसलिए फैंग युआन वहां जाने के लिए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन क्योंकि यूएस जगह पर अभी व्हाइट सी शत्रुओं और दूसरे गु इमॉर्टल्स का कब्जा था, वो एक शेर की मान जैसी थी। फैंग युआन आसानी से इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। सीक्रेट रूम से बाहर आने के बाद फैंग युआन को ताई बाईयून शेंग का ट्रांसमिशन मिला। उसने कहा, मेन शार्क डेमन और बाकी लोगों से मिल चुका हूं। फैंग युआन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया और ताई बाईयून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर में टेलीपोर्ट हो गया, फिर उसके बाहर निकल आया। अगले हाइपैल जिंग शियांगजी शार्क डेमन और बाकी लोगों के सामने प्रकट हो गया। आओ, मैं तुमसे मिलवाता हूं, ये है दुनिया भर में मशहूर जिंग शियांगजी। शार्क डेमन ने जोश से इंट्रोड्यूस करते हुए हंसकर कहा। फैंग युआन ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। लॉर्ड शार्क डेमन, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए, साय। ऐसा कहते ही फैंग युआन के शरीर पर छोटे छोटे धमाके हुए, जैसे उसके शरीर पर पटाखे फूट रहे हों। फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसका शरीर हिला और उसके शरीर से सैकड़ों मॉर्टल गू गिर गए। इन मॉर्टल गू में से कोई भी नहीं बचा, कुछ तो इस धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गए। ही जिंग शियांगजी, तुमने सॉन्ग क्लैन से पंगा लिया है, यह विजडम पाथ मॉर्टल किलर मूव तुम्हारे निशान नहीं छुपा सकता। शार्क डेमन के पीछे एक बुजुर्ग गु इमॉर्टल बोला। एक और पतली अधे यूएमआर की महिला गु इमॉर्टल के चेहरे पर घमंड था और उसने नफरत से कहा, सही कहा। अभी ईस्टर्न सी के 3 सबसे काबिल विजडम पाथ गु इमॉर्टल्स में से एक सॉन्ग क्लैन का सॉन्ग जियादान है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही मेथड्स हैं तो तुम जल्द ही पकड़े जाओगे। आखिरी आदमी अनजान था, उसने सुनहरी रोब पहनी हुई थी और उसका शरीर मोटा था। वो एक अमीर आदमी जैसा दिख रहा था और मुस्कुराकर फैंग युआन की तरफ अच्छा भाव दिखा रहा था। जियादान बैठा ट्विन पोलर में, हुआ न छिपा ननगोंग में, और है ड्रैगन हेड टॉर्टस, जो रहता एडवर्सिटी सी के अंदर। यह ईस्टर्न सी के 3 सबसे बेहतरीन विजडम पाथ एक्सपर्ट्स को दर्शाता है। इनमें से सॉन्ग जियादान सबसे ऊपर है, उसने अपने क्लैन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और खुद को ईस्टर्न सी की दुनिया में ही मिला दिया। जब तक वो ईस्टर्न सी के अंदर है, वो बिल्कुल सही डिडक्शन कर सकता है, ये बहुत डरावनी बात है। भले ही सिर आप किसी के इमॉर्टल एपर्चर में छुप जाएं, आप सिर्फ वक्त को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, आखिर में आप ढूंढ लिए जाएंगे। जिंग शियांगजी ने सर हिलाया, उसने अन तीनों गु इमॉर्टल्स की तरफ हाथ जोड़े। आप लोगों ने मेरी ऊँग खोल दी, जानकारी के लिए शुक्रिया। जो मॉर्टल गु में द, वो उसके डिफेंसिव विजडम पाथ मेथड्स द, ताकि वो दूसरों के डिडक्शन से बच सके। लेकिन जैसे हाई फैंग युआन ने ईस्टर्न सी में कदम रखा, यह डिफेंसिव मेजर्स अपने आप फट गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि सॉन्ग जियादान कितना कुशल था।
ठीक है भाई जिंग शियांग, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। शार्क डेमन ने अपने हाथ से बुजुर्ग गु इमोर्टल की तरफ इशारा किया। यह है डिमोनिक पाथ गु इमोर्टल 9th गोस्ट फिंगर। वो मुख्य रूप से सोल पाथ कल्टिवेट करता है और साइड में विजडम पाथ। शार्क डेमन ने घमंडी अधे यूएमआर की महिला गु इमोर्टल की तरफ इशारा किया। यह है विजडम पाथ गु इमोर्टल जी शू फैंग मास्टर जी। आखिर में उसने मुस्कुराते हुए मोटे गु इमोर्टल के बारे में बताया। यह है बिग बैग लू टांगशिन। वो मुख्य रूप से स्पेस पाथ कल्टिवेट करता है, लेकिन उसके पास विजडम पाथ अटेनमेंट भी है। आप तीनों से मिलकर मुझे खुशी हुई। फैंग युआन ने फिर से हाथ जोड़े, एक विनम्र रवैया अपनाते हुए। अधे यूएमआर की महिला गु इमोर्टल जी शू फैंग ने ठंडे लहजे में कहा, तुमसे मिलना मेरी बदकिस्मती है। तुमने सॉन्ग क्लैन से पंगा लिया है, ये मत सोचना कि तुम बच निकलोगे। अभी तुम आजाद घूम रहे हो, वो इसलिए क्योंकि सॉन्ग क्लैन ने तुम्हें ढूंढने में पूरी ताकत नहीं लगाई है, क्योंकि वो असेंडिंग हेवन प्लेन के लिए लड़ने में बिजी हैं और उनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि सॉन्ग क्लैन के सामने सरेंडर कर दो। मुझे बोझ बनाना एक बात है, लेकिन अगर तुम सब पर बोझ बन गए और हमारे यूलू ब्लेस्ड लैंड के इन्वेजन में रुकावट पैदा की, तो तुम सबका नुकसान करोगे। उसके शब्द बहुत बदतमीजी भरे थे। कई गु इमोर्टल्स ने यह सुना और उनके चेहरे के भाव बदल गए। वो जी शू फैंग की बातों से परेशान नहीं थे, बल्कि इस बात से परेशान थे कि कहीं जिंग शियांगजी को बुरा ना लग जाए और उनके बीच कोई झगड़ा ना हो जाए, जिससे आपस में ही फूट पड़ जाए। ताई बाई यून शेंग का चेहरा गंभीर हो गया, जबकि बो दान को फैंग युआन की बेइज्जती होते देख अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। फैंग युआन ने जी शू फैंग को एक नज़र देखा। उसने सोचा कि ये गु इमोर्टल शायद राइचस पाथ से है, जिस वजह से उसका रवैया उसके प्रति इतना खराब है। फैंग युआन गुस्सा होने के बजाय खुश हुआ। उसने उसकी बातों को आगे बढ़ाया। मास्टर जी सही कह रही हैं, सॉन्ग क्लैन एक सुपर फोर्स है, उनका इतना बड़ा प्रभाव है, मैं उनसे कैसे बच सकता हूं? इसलिए मैंने फैसला किया है, लॉर्ड शार्क डेमन, मैं चाहता हूं कि आप ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करने में मेरी मदद करें। क्या आपको लगता है कि अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो इस मुसीबत से बच सकता हूं? जी शू फैंग हैरान रह गई। उसके इंप्रेशन में नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमोर्टल्स बहुत हाई जल्दबाज और घमंडी होते थे। ये इतना शांत कैसे था? शार्क डेमन ने सबसे पहले रिएक्ट किया। वो जोर से हंसा, बिल्कुल बच सकते हो भाई जिंग शियांग, एक महान टैलेंट है। ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना एक अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम आसानी से ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन कर लोगे। जब तक तुमने सोंग यीशी की इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हम इस मामले में तुम्हारा साथ दे सकते हैं और सोंग क्लैन से बातचीत में तुम्हारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले हाई लॉर्ड शार्क डेमन को शुक्रिया कह देता हूं। फैंग युआन के चेहरे पर बेबसी और दुख के भाव द चिंता मत कीजिए लॉर्ड शार्क डेमन, मैं गलती से ज्वालामुखी के नीचे चला गया था और फेरी यीशी को नहाते हुए देख लिया, बस उसी वजह से ये संकट खड़ा हुआ। साई। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। उसने एक ऐसी शक्ल बनाई जैसे वो एक अनजाने में हुई बड़ी गलती पर अफसोस कर रहा हो। बो दान का चेहरा बहुत काला पड़ गया। शार्क डेमन जोर से हंसा, मुझे भाई जिंग शियांगजी पर पूरा विश्वास है। चलो चलते हैं और यूएस फाइटिंग सोल बैटलफील्ड को तोड़ते हैं। यूलू ब्लेस्ड लैंड में एंटर करने के बाद सब लोग फिर से फाइटिंग सोल बैटलफील्ड में दाखिल हुए। एक अंधेरे और उदास इलाके में काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे तूफान आने वाला हो। तेज हवाएं चल रही थी और रेत का तूफान उठ रहा था। रेत के तूफान में सोल बीस्ट्स बन रहे थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और वो बिना रुके फैंग युआन और बाकी लोगों पर हमला कर रहे थे। फैंग युआन, बो दान और बाकी लोगों ने एंटर करते ही बैटलफील्ड को डिड्यूस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने सारे मेथड्स और टेक्निक्स दिखा दी। उनकी पहली की जांच पड़ताल की वजह से उन्हें पता चल गया था, इस राउंड की ट्रैप्स या मुश्किल नहीं थी, बल्कि सारे गु वॉर्म्स को ढूंढने में लगने वाला बेइंतहा वक्त था। 7 मिनट बाद एंशिएंट सोल बीस्ट्स बनना शुरू हो जाते। सबसे अच्छा यही होता कि वो 7 मिनट से पहले इस फाइटिंग सोल बैटलफील्ड को तोड़ दें। चैप्टर 904 स्टार थॉट इमॉर्टल गु ये वक्त के खिलाफ एक रेस थी। अगर शार्क डेमन और बाकी लॉग सोल बीस्ट्स को रोक नहीं पाए, तो यह इन्वेजन एक बार फिर फेल हो जाएगा। अगर गु इमॉर्टल्स उससे पहले बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ पाए, तो उन्हें जीत हासिल होगी। बूम! फैंग युआन ने अपनी आस्तीनें लहराई। एक विजडम पाथ मॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया गया। उसने 7 से 8 छुपे हुए गु वॉर्म्स को नाश कर दिया। पहले जब उसने इस फाइटिंग सोल बैटलफील्ड किलर मूव को टारगेट किया था, वो एक बार में सिर्फ 5 से 6 छुपे हुए गु वॉर्म्स हाई नाश कर पाता था, लेकिन अब वो 7 से 8 नाश कर सकता था। इससे पता चलता था कि इस दौरान
वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में छिपा हुआ था, प्रैक्टिस कर रहा था और अपनी विजडम पाथ टेक्निक्स को बेहतर बनाने के लिए सीख रहा था। लेकिन फैंग युआन संतुष्ट नहीं था। इस तरह की सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से इंप्रूवमेंट बहुत लिमिटेड होता है। इस बैटलफील्ड किलर मूव को डिड्यूस करने की अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे इमॉर्टल गू की जरूरत है। अफसोस की बात है, भले ही मेरे पास एक विजडम पाथ इमॉर्टल गू अनरावल मिस्ट्री है, मेन यूज बैटलफील्ड किलर मूव से निपटने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू का असर एक गू इमॉर्टल को सोचने और पजल्स और रहस्यों को सुझाने में मदद करना था। अगर बैटलफील्ड किलर मूव को एक पजल माना जाए तो अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू बैटलफील्ड किलर मूव्स को तोड़ने में बहुत मददगार होता। लेकिन सिर्फ अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू अकेले बैटलफील्ड किलर मूव्स पर कुछ नहीं कर सकता था। फैंग युआन ने विजडम की रोशनी का इस्तेमाल किया और अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू को कोर बनाकर एक सिंपल इमॉर्टल किलर मूव डिड्यूस करने का सोचा जो बैटलफील्ड किलर मूव्स को तोड़ सके। लेकिन बदकिस्मती से, भले हाई फैंग युआन कड़ी मेहनत कर रहा था, उस पॉइंट तक जब यूज ईस्टर्न सी आना पड़ा, वो सफल नहीं हुआ। एक इमॉर्टल किलर मूव को डिड्यूस करना बहुत मुश्किल था। आमतौर पर अगर रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भी एक बिल्कुल नया इमॉर्टल किलर मूव डिड्यूस करना चाहते तो उन्हें सालों लग जाते, और अक्सर उनका फाउंडेशन कम पद जाता और उनकी मौत तक वो इस इमॉर्टल किलर मूव को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए फैंग युआन के पास जो इनहेरिटेंसेस थी उनमें भी कई अधूरे इमॉर्टल किलर मूव्स थे। भले हाई फैंग युआन का स्टार पाथ अटेनमेंट लेवल आम था, विजडम गू के सहारे वो कुछ अधूरे इमॉर्टल किलर मूव्स को पूरी तरह से डिड्यूस कर सकता था, जिसके नतीजे में स्टार फायर एस्केप और प्रोजेक्टेड स्टार थॉट बने। लेकिन अब वो बिना किसी फाउंडेशन के एक बिल्कुल नया विजडम पाथ किलर मूव डिड्यूस करना चाहता था। यह फैंग युआन की काबिलियत से बाहर था। विजडम की रोशनी के साथ भी उसका विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल आम था। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, ये उस पीछे खींच रही थी। असल में अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू और बैटलफील्ड किलर मूव्स को तोड़ना एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे ही मेरा विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल मास्टर लेवल तक पहुंच जाएगा, मैं एक नया विजडम पाथ इमॉर्टल किलर मूव डिजाइन कर पाऊंगा जो खास तौर पर बैटलफील्ड किलर मूव्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। फैंग युआन ने यह अंदाजा अंदर ही अंदर बहुत पहले लगा लिया था। लेकिन अब भले हाई यूज थोड़ा अफसोस हो रहा था, वो बिल्कुल भी बेचैन नहीं था। जब से शार्क डेमन ने उस सबके सामने ज़ॉम्बी अलायंस में रिकमेंड करने का वादा किया था, इस बात की संभावना बहुत कम थी कि वो अपने शब्दों से मुकर जाएगा। भले हेचाई फाइटिंग सोल बैटलफील्ड को तोड़ने की ये कोशिश फेल हो जाए, फैंग युआन पर कोई आंच नहीं आएगी। फैंग युआन ने अपना मकसद हासिल कर लिया था, जो था ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस को ज्वाइन करना। सच कहूं तो एक दूसरे नजरिए से शार्क डेमन को अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, ताकि मुझे फायदा हो। फाइटिंग सोल बैटलफील्ड जैसे किलर मूव्स को डिड्यूस करने में जितना ज्यादा वक्त लगे उतना अच्छा है। अगर उसने इन बैटलफील्ड किलर मूव्स को पूरी तरह से डिड्यूस कर लिया और यूलू ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा हो गया, तो फैंग युआन को इससे बहुत कम फायदा होगा। इससे अच्छा है कि वो वक्त को खींचे और खुद के मजबूत होने का इंतजार करे। हो सकता है तब यूज प्रॉफिट्स का बड़ा हिस्सा मिले। फैंग युआन अपने हाथ चलता रहा। वो शांत था और अपनी पेरिफेरल विजन से चुपके से सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। यूज बोदान को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं थी, वो वही कर रहा था, डिड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक बार में सिर्फ एक ही छुपा हुआ गूवर्म नाश्त कर पाता था। इस सिचुएशन में उसकी प्रोग्रेस ना के बराबर थी। फैंग युआन का फोकस 3 नए गू इमॉर्टल्स पर था। उनके पास किसी ना किसी तरह से विजडम पाथ टेक्निक्स थी। उन्हें शार्क डेमन ने इसी मकसद से बुलाया था। फैंग युआन के सबसे नजदीक बुजुर्ग गू इमॉर्टल था, डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल 9th गोस्ट फिंगर। इस वक्त वो अपना सर झुकाए अपने हाथों को देख रहा था। उसकी 10 उंगलियां सलामत थी, लेकिन जब वो अपनी उंगलियों को तेजी से हिलाता तो सायों में सिर्फ 9 उंगलियां ही दिखती। उसकी विजडम पाथ इनहेरिटेंस बहुत अनोखी थी। गायब उंगली ग्रेट डाओ के US-1 को रिप्रेजेंट करती थी जो भाग गया था। वो सबसे गहरा स्वर्गीय रहस्य था। 9th गोस्ट फिंगर ने अपनी उंगलियां हिलाई। वो हवा में भूत की आत्माओं की तरह नाच रही थी। वो एक अनजान भाषा में कुछ गुनगुना रहा था जो कोई नहीं समझ सकता था। साथ ही उसके इमॉर्टल एपर्चर से हर तरह के मॉर्टल गू बाहर उड़ रहे थे। यह मॉर्टल गू हवा में उड़ते और खुद ही फट जाते, जिससे इस एरिया के आसपास के गू की छिपी हुई लोकेशन सामने आ जाती। कुछ मॉर्टल गू ने सिर्फ एक स्पॉट नाश्त किया, जबकि कुछ मॉर्टल गू ने 7 से 8 छुपे हुए गू वॉर्म्स को नाश्त किया। एवरेज में उसकी स्पीड फैंग युआन से थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसका विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल यकीनन ज्यादा था। फैंग युआन ने बिग बैग लू टैन शिन को देखा।
बिग बैग का टाइटल काफी इंटरेस्टिंग था। फैंग युआन ने सोचा कि क्योंकि वो एक स्पेस पाथ गु इमॉर्टल था, क्या बिग बैग का मतलब था कि उसके पास कमाल की स्टोरेज टेक्निक्स थी। लेकिन आमतौर पर जो गु इमॉर्टल्स मुख्य रूप से स्पेस पाथ कल्टिवेट करते हैं उनके पास बहुत सारे स्पेस पाथ डाउ मार्क्स होते हैं। उनका इमॉर्टल एपर्चर भी आम गु इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर से काफी बड़ा होता है। इस वक्त लू टानशिन की आंख वर्टिकल प्यूपल्स में बदल गई थी। वो बिल्ली की आंख जैसी लग रही थी जब वो लगातार जांच कर रहा था। उसके मोटे हाथ सुनहरे और तेल तेल से हो गए थे। उससे निकलने वाली ऑरा दूसरों को बता रही थी कि यह एक टॉप टियर मॉर्टल किलर मूव था। लू टानशिन ने पहले कुछ सांस लेने के वक्त तक ऑब्जर्व किया, फिर हमला किया। उसने एक सुनहरा हाथ आगे बढ़ाया और एक पॉइंट पर निशाना लगाया, एक उंगली से इशारा करते हुए। इस हरकत से उसकी काफी एनर्जी खर्च हुई लगती थी। जल्द ही वो जोर जोर से सांस लेने लगा। लेकिन हर बार जब वो इशारा करता, उस दिशा में बड़ी संख्या में छुपे हुए गु वॉर्म्स नाश हो जाते और सुनहरे धूल में बदलकर बिखर जाते। लू टानशिन के हर हमले ने 8 छुपे हुए गु वॉर्म्स को नाश किया। लेकिन उसकी स्पीड बहुत धीमी थी। उसके हमलों से पहले जांच की जरूरत होती थी और उस तैयारी के लिए कई सांस लेने का वक्त लगता था। ये बहुत थका देने वाला था। वो जितना थकता जाता, उसके हमले उतने ही धीमे होते जाते। इसलिए कुल मिलाकर लू टानशिन नाइन्थ गोस्ट फिंगर से धीमा था। ये साफ देखा जा सकता था कि शार्क डेमन का अनुमान बिल्कुल सही था। जब शार्क डेमन ने लू टानशिन को इंट्रोड्यूस किया, उसने कहा कि उसके पास विजडम पाथ अटेनमेंट है। जब उसने नाइन्थ गोस्ट फिंगर को इंट्रोड्यूस किया, उसने कहा कि वो साइड में विजडम पाथ कल्टिवेट करता है। वहीं शार्क डेमन ने गु इमॉर्टल जी शू फैंग पर भी काफी ध्यान दिया था। एक इंसान जो मुख्य रूप से विजडम पाथ कल्टिवेट करती थी, वो उन तीनों में से सबसे काबिल थी, इसमें कोई शक नहीं था। फैंग युआन ने अगला जी शू फैंग को देखा। जैसा कि उम्मीद थी, जी शू फैंग घमंड से हवा में खड़ी थी। उसकी नाक से लगातार पीले और सफेद भाप की 2 धाराएं निकल रही थी। पीले और सफेद भाप की धाराएं बहुत तेजी से घूमती। वो हवा में एक चक्कर लगाती और 100 तक छुपे हुए मॉर्टल गु को नाश कर देती। इन गु वॉर्म्स को नाश करने के बाद पीली और सफेद धाराएं पतली हो जाती, लेकिन जब वो जी शू फैंग की नाक में वापस जाती और फिर से बाहर निकलती, तो उन्हें अपनी ताकत वापस मिल जाती और वो फिर से अनस्टॉपेबल हो जाती। फैंग युआन की ईंट में चुपके से एक गहराई आ गई। इन दो पीली और सफेद भाप की धाराओं में कमाल की ताकत थी। ये यकीनन एक इमॉर्टल किलर मूव था। एक इमॉर्टल किलर मूव की ताकत फैंग युआन के मॉर्टल किलर मूव से कहीं ज्यादा थी। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी, मेरा विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल काफी नहीं है। मेन अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गु को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो है सो है। अटेनमेंट लेवल्स आमतौर पर लंबे समय तक जमा करने से ही बनते हैं। लेकिन अगर मेरे पास स्टार थॉट इमॉर्टल गु होता, तो डोंगफैंग चैंगफैन की विजडम पाथ इनहेरिटेंस के हिसाब से कम 3 विजडम पाथ इमॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल कर पाता बैटलफील्ड किलर मूव्स को नाश करने के लिए। उनमें से डू तो इस पीली और सफेद भाप से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, कम से कम 5 से 6 गुना ज्यादा। डोंगफैंग चैंगफैन से मिली विजडम पाथ इनहेरिटेंस जी शू फैंग के पास जो थी उससे कहीं ज्यादा रिफाइंड थी। फैंग युआन अब सबसे ज्यादा स्टार थॉट इमॉर्टल गु हासिल करना चाहता था। एक तरफ यूज स्टार थॉट्स की बहुत जरूरत थी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में एक फैंग युआन स्टोन नेस्ट अभी हर वक्त स्टार थॉट गु रिफाइन कर रहा था। अगर उसके पास स्टार थॉट इमॉर्टल गु होता, तो वो इस स्टोन नेस्ट का इस्तेमाल एसैक गु के प्रोडक्शन के लिए कर सकता था। इसका स्केल बढ़ा सकता था और फैंग युआन के लिए और ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमा सकता था। दूसरी तरफ स्टार थॉट इमॉर्टल गु इमॉर्टल किलर मूव स्टार फॉग कंसीलमेंट के डू कोरस में से एक था। स्टार फॉग कंसीलमेंट का असर डार्क लिमिट इमॉर्टल गु जैसा ही था। ये दूसरों के डिडक्शन से बचा सकता था, उनके डिडक्शंस को सच के मामले में अनिश्चित और गलत बना सकता था। डोंगफैंग चैंगफैन की विजडम पाथ इनहेरिटेंस में कई टॉप टियर मॉर्टल किलर मूव्स दी। फैंग युआन ने उन्हें इस्तेमाल किया था, लेकिन सोंग जियादान जैसे लोगों के सामने उनका इस्तेमाल करके उसके डिडक्शन से बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे हाईफैंग युआन ने ईस्टर्न सी में कदम रखा, उसने जो मॉर्टल गु इस्तेमाल किए थे वो तुरंत फट गए। डिफेंसिव मॉर्टल किलर मूव्स पल भर में कोलैप्स हो गए। साफ था, अगर फैंग युआन सच में भविष्य में एक भगोड़ा बन गया और सब उसका शिकार करने लगे, तो अनेकों लोग उसके ठिकाने को डिड्यूस कर रहे होंगे। टैब उस खुद को दूसरों के डिडक्शन से बचाने के लिए एक इमॉर्टल किलर मूव की जरूरत होगी। ये देखा जा सकता था कि मॉर्टल किलर मूव्स, भले ही वो टॉप टियर हों, उनका कोई फायदा नहीं होगा चाहे वो कितने भी हों। इमॉर्टल और मॉर्टल के बीच एक क्वालिटेटिव डिफरेंस था। लेकिन स्टार थॉट इमॉर्टल गु को रिफाइन करने के लिए
कई मुश्किलें हैं। पहला, फंडिंग का इशू। मैंने अभी 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खर्च किए हैं, मेरे पास अभी पैसे लिमिटेड हैं। अगर मेरे पास काफ़ी पैसे हो भी, तो सारे इमॉर्टल मटेरियल्स खरीदने के लिए मुझे काफ़ी वक्त और किस्मत की ज़रूरत होगी। साथ ही मेरा सक्सेस डाउ मार्क चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू को रिफाइन करने में इस्तेमाल हो चुका है। भले ही मैं पूरी तैयारी कर लूँ, अगर मेरी किस्मत खराब हुई और फेलियर रेट का सामना करना पड़ा, तो मेन स्टार थॉट इमॉर्टल गू रिफाइन करने में फेल हो जाऊंगा। रही बात दूसरे लोगों के स्टार थॉट इमॉर्टल गू रिफाइन करने की, तो इसकी संभावना बहुत कम है। आखिरकार डोंगफैंग चांगफैन ने स्टार थॉट इमॉर्टल गू को कुछ वक्त पहले हाई सेल्फ डेटोनेट किया था। वक्त गुजरता गया, 7 मिनट बीत चुके थे। फाइटिंग सोल बैटलफील्ड में एंशिएंट सोल बीस्ट्स फिर से दिखने लगे। सोल बीस्ट्स की एक लगातार बहती धारा ने फैंग युआन और बाकी लोगों को हर दिशा से घेर लिया। सोल बीस्ट्स के अंधेरे दाल के सामने फैंग युआन और बाकी लोग एक बड़े से पैनकेक पर तिल के दानों जैसे लग रहे थे। लेकिन शार्क डेमन और बाकी लोग निराश नहीं थे, उनके अंदर लड़ने का जज्बा और उम्मीद थी। वो इसलिए क्योंकि फैंग युआन और बाकी लोग बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ने में सफल होने के करीब थे। आर या पार। शार्क डेमन ने अपने दांत पीसे, वो जानता था कि उस अब सब कुछ दांव पर लगाना होगा। उसने बिना हिचकिचाए अधूरे प्रोफाउंड आइस हाउस को एक्टिवेट कर दिया। अधूरे प्रोफाउंड आइस हाउस ने सबको अंदर ले लिया और आगे बढ़ते हुए सोल बीस्ट सेना से बाहर निकल गया। वो बिना रुके आगे बढ़ा, अनेकों सोल बीस्ट्स को टुकड़े टुकड़े करते हुए, यहां तक कि डेसोलेट बीस्ट लेवल के सोल बीस्ट्स भी यूएस तूफानी प्रोफाउंड आइस हाउस को नहीं रोक पाए। बम बम बम। एंशिएंट सोल बीस्ट्स के पास काफी ताकत थी, उन्होंने प्रोफाउंड आइस हाउस को घेर लिया और बेरहमी से हमला किया। इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च हो रहा था। शार्क डेमन, सु बाइमन और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। चैप्टर एंड।